हेलो बेटा, आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो लास्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। आप लोगों ने जब मैंने पढ़ाया था तब आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है। ऑफर मतलब हम किसी चीज़ की विलिंगनेस शो कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि सामने वाला पर्सन उस चीज़ के लिए हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है। ऑफर और एक्सेप्टेंस जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जैसे ही मैच होते हैं तो एक पर्टिकुलरली एग्रीमेंट बन जाता है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज ई वाला, राइट। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि भाई पहले ऑफर जाता है 2A वाला, फिर एक्सेप्टेंस आती है 2B वाली, और जैसे ही 2A प्लस 2B मिलता है, सेक्शन 2A प्लस सेक्शन 2B मिलता है, वैसे ही एक प्रॉपर अग्रीमेंट यहाँ पर सेक्शन 2 और सब क्लॉज ई का देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई लॉ के सामने, कि जब उसने देखा कि यार हम ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, वो ऑफर कब लीगली इन्फोर्सिएबल होगा, मतलब उस ऑफर का कम्युनिकेशन कब प्रॉपर माना जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन 4 से, जहां से आपको ध्यान से पढ़ना है, राइट। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का इन्होंने एक सेक्शन बना दिया प्रॉपर। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 4, है ना। तो एक तो आपको सेक्शन याद रखना है कि इसका सेक्शन 4 है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? हम एक ही एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे। ए था, उसने अपना घर बी को सेल करने की इच्छा जाहिर करी, तो ए ऑब्वियसली यहाँ पर ऑफरर है और बी यहाँ पर ऑफरी और एक्सेप्टर है, राइट। तो सबसे पहले तो आप इनका पोस्ट समझ लीजिए कि ये यहाँ पर ऑफरर है और ये यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है? एक्सेप्टर है, राइट। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या, कि बी जो है उसने यहाँ पर एक्सेप्ट करा है, ठीक है। तो एक ऑफरर है और एक यहाँ पर है ऑफरी। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर मतलब ए ने अपना ऑफर बी को कम्युनिकेट कर दिया है, ऐसा कब माना जाएगा? तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, याद रखना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट, कंप्लीट वर्ड पर अंडरलाइन कर लो आप लोग भी, कंप्लीट। और आपको लैंग्वेज यही प्रोड्यूस करनी है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम द मेड। बताओ किसके लिए ऑफर बनाया गया था? बी के लिए। तो बी के जैसे ही नॉलेज में आएगा ये ऑफर यहाँ पर कंप्लीट कम्युनिकेटेड माना जाएगा। ऑफर का कम्युनिकेशन यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा जैसे ही बी के नॉलेज में आ गया। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 will assume to be completed when it comes to the knowledge of the offering फॉर whom इट इज मेड, जिसके लिए बनाया गया था उसके नॉलेज में आया, बस वैसे ही वो कंप्लीट मान लिया जाएगा, बात खत्म। बहुत सीधा है बेचारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता। भाई आपने ऑफर दिया, क्या बी को पता है? क्या उसके नॉलेज में आ गया है? अगर उसके नॉलेज में आ गया है तो हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर को कंप्लीट मान लेंगे। इसमें एक छोटी सी चीज आपको और समझाई गई है कि जैसे ए ने ऑफर दिया 10 तारीख को, राइट, लेटर पोस्ट करके, और वो लेटर 12 तारीख को बी को मिला, पर बी ने उसको ओपन करके रीड कब किया? 15 को। तो बी के नॉलेज में कब आया? 15 को। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर अंडर सेक्शन 4 कंप्लीट माना जाएगा 15 ऑफ मार्च को, जब उसके नॉलेज में आ गया, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर यहाँ पर खत्म होता है। अब बात आती है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, अब एक्सेप्टेंस मतलब अब बी की बात है कि बी ने प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया है, इसका कम्युनिकेशन ए तक कैसे पहुंचेगा। पहले बात थी कि ए का ऑफर बी तक पहुंच गया है, उसे बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। अब पढ़ रहे हैं कि बी ने एक्सेप्टेंस दे दी और वो प्रॉपरली ए तक पहुंची है, ये कैसे माने? अब ये थोड़ा ट्रिकी है। पहले मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बताए हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 में बताए गए कि एक्सेप्टेंस के तरीके क्या क्या होते हैं। एक होता है बाय एक्ट और एक होता है बाय ओमिशन। इसमें आपको दो ही चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है कि बाय एनी एक्ट मतलब जैसे मान लो कि आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की इच्छा है, राइट, और आपने कोचिंग सेंटर पे जाके रिसेप्शन पर वो अमाउंट रख दिया, तो जैसे ही आपने वो अमाउंट रखा आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई बाय एक्ट। अब वो आपसे ये थोड़ी ना पूछेंगे कि अच्छा ये पैसे आप मुझे काय के लिए दे रहे हो? आज पार्टी के लिए? नहीं नहीं सर, हम यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो भाई ऑब्वियस है कि अगर हमने फीस रखी है मतलब हमारी एक्सेप्टेंस है कि हम बाय एक्ट ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं।
दूसरा बाय ओमिशन। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि यार कोई चीज भूल के कैसे एक्सेप्टेंस हो जाती है। इंटेंडिंग देयर बाय टू कम्युनिकेट टू द अदर और विच हैज इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर। मतलब कभी कभी कुछ चीज का भूलना या किसी चीज का ना करना। ओमिशन का मतलब यहाँ पर भूलने से नहीं है, एग्जैक्ट इसका मीनिंग यहाँ पर निकलेगा कि आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में निकलेगा। ठीक है, तो नहीं कर कर आपने एक्सेप्टेंस दी है। जैसे ए ने बी को बोला कि भाई एक काम कर, तू आज कोर्ट में आ जाना गवाही देने के लिए, राइट। ए ने बी को क्या बोला कि तू आज कोर्ट में आ जाना गवाही देने के लिए। ऑन दी अदर हैंड सी ने बी को बोला कि भाई देख, अगर तू आज गवाही देने नहीं गया ना तो मैं तेरे घर पर 50,000 रुपये भिजवा दूंगा। अब बी गवाही देने नहीं गया तो बताओ उसने किसका ऑफर एक्सेप्ट करा है? सी का। इसका मतलब उसने ओमिट यानी कुछ ना करके भी अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। वो वहां गवाही के टाइम पर प्रेजेंट नहीं था, वो अपने आप में बताता है कि उसने सी का ऑफर एक्सेप्ट किया है, ना कि ए का। इसको बोलते हैं बाय ओमिटिंग। तो हमने एक्सेप्टेंस के दो तरीके पढ़े, वो आप लोगों को मैंने समझा दिए। एक तो बाय एन एक्ट और बाय ओमिशन। सेक्शन आप ध्यान रख लेना, सेक्शन 3। ठीक है, अब कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंट टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट और साइन, कुछ करके, कुछ साइन बताकर, या कुछ भूल कर या कुछ ना करके भी कभी कभी एक्सेप्टेंस मानी जाती है। तो यहाँ पर तो हो गया कम्युनिकेशन किस किस तरीके से दी जाती है। ये रिपीट है, आप लोग एक बार पढ़ लेना, बाकी टाइम वेस्ट मत करना। बाय कंडक्ट कैसे होती है हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, और उसके बाद में आता है हमारा जो मेन पॉइंट है कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे माना जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब यहाँ से थोड़ा आपका कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं ना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे ट्रिकी पार्ट है, जिसको मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से डिलीवर्ड करूंगी ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाए तो यहाँ की लैंग्वेज आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो मैं इस कंसेप्ट को पढ़ाने के पहले पहले आपको एग्जाम्पल दूंगी और फिर कंसेप्ट को रीड कराऊंगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल ये है भाई साहब कि ए ने ऑफर दिया था बी को, राइट है ना। तो ए क्या था यहाँ पर? ऑफरर। और बी क्या था यहाँ पर? ऑफरी, राइट। अब हम इसको व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं, 2 मिनट। देखो, ए हमारा ऑफरर था और बी हमारा ऑफरी था, मतलब एक्सेप्टर था। ठीक है, ये आपको पोस्ट याद रखनी है। अब क्या होता है, ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने इसकी एक्सेप्टेंस दे दी। तो एक्सेप्टेंस कब वैलिड मानी जाएगी या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? कब ऐसा माना जाएगा कि भैया एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है? तो इसमें लॉ ने 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। पहला, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मतलब ए कब लायबल होगा, ए कब बाइंड करेगा इस एक्सेप्टेंस के लिए जो बी ने दी है। और दूसरा, बी कब बाइंड करेगा उस एक्सेप्टेंस के लिए जो उसने खुद ने दी है। ठीक है, मतलब बी की एक्सेप्टेंस कब बाइंड होगी, ऐसे उन्होंने 2 केस बताए। समझ में आ रही बात? मतलब ए उस एक्सेप्टेंस के लिए कब बाइंड होगा, जैसे ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ए पीछे कब नहीं हट सकता है। तो याद रखना, ए कब पीछे नहीं हटेगा, सुनना बात ध्यान से। ये हमारे ए भाई साहब हैं, ये पीछे तब नहीं हट सकते जब इन्होंने लेटर क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही लेटर पोस्ट करा ये मिस्टर ए बाइंड हो जाएंगे। अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाइंड टू द प्रपोजर और ऑफरर व्हेन द कम्युनिकेशन इज पोस्टेड टू द बी एंड इस तरीके से पोस्ट हुई हो कि उसका विड्रॉल पॉसिबल नहीं हो। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने कम्युनिकेशन इस तरीके से भेजा हो कि अब इसका विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, तो ये भाई साहब बाइंड करेंगे। और बी सिंपली तब बाइंड करेगा भाई साहब, बी कब बाइंड करेगा, मतलब बी कब लायबल होगा,
जब इसने एक्सेप्टेंस भेजी उस पॉइंट पर नहीं, बल्कि इस एक्सेप्टेंस को प्रॉपरली कम्युनिकेट हो चुका है, रीच हो चुका हो ए तक। याद रखना अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ए को अगर लाइबल बनाना चाहते हो तो ए जैसे ही लेटर पोस्ट करेगा उसकी लाइबिलिटी शुरू हो गई, पर बी की लाइबिलिटी लेटर पोस्ट करने के साथ स्टार्ट नहीं होगी। बी की लाइबिलिटी उस समय स्टार्ट होगी, बी की एक्सेप्टेंस उस समय प्रॉपरली कंप्लीट कम्युनिकेशन में मानी जाएगी जब वो लेटर ए के पास पहुंच चुका हो। बस इस एग्जाम्पल को आपको एग्जाम तक ध्यान में रखना है और उसके बाद हमको अब लैंग्वेज पढ़नी है। देखो प्रपोजर के अगेंस्ट में केस कब हो सकता है, when it put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same। एक्सेप्टर की पावर के बाहर की बात हो गई, क्योंकि प्रपोजर ने तो भाई अपने हिसाब से लेटर पोस्ट कर दिया है। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब बाइंड करेगा, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ गया। मतलब जब आप प्रपोजर मतलब ऑफरर को बाइंड करना चाहते हो तो कौन सी डेट ध्यान रखोगे, लेटर को पोस्ट करने की। तो फिर एक्सेप्टर अब विड्रॉ नहीं कर सकता है क्योंकि ऑफर जो है वो जा चुका है। ठीक है, एक्सेप्टर विड्रॉ नहीं कर सकता। और यहाँ पर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब मानी जाएगी, जब वो प्रपोजर के नॉलेज में आ गई। समझ में आ रही बात। सिंपली सेड कि ए तब लायबल माना जाएगा जैसे ही वो लेटर पोस्ट करेगा, अब वो विड्रॉ नहीं कर सकता है। और बी तब लायबल माना जाएगा जब वो लेटर ए के नॉलेज में आ चुका है। बस इतना सा ध्यान रखना, लैंग्वेज को बिल्कुल पैनिक मत होना लैंग्वेज को लेकर। और अगर लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी के साथ समझना चाहते हो तो एग्जाम में ये 3 लाइन लिख कर आ जाना। The communication of acceptance will be completed as against the proposer when the letter of acceptance is posted and as against the acceptor when the letter reaches to the proposer। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी, ऑफरर के पार्ट में, व्हेन द लेटर इज एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। वर्ड ध्यान रखना, जैसे ही पोस्ट करा उस डेट पर। और इसकी कब मानी जाएगी, जब वो ऑफरर के पास पहुंच जाए। बस ये 3 लाइन पर आप स्टार लगा लो। पूरा टॉपिक पढ़कर एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में सारी बातें हमारी आ गई है। अब एक स्पेशल कंडीशन वाली बात है, तो स्पेशल कंडीशन आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता है कि भैया जैसे ही आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ऑफर के साथ ही वो टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि ऑफर में भी कंडीशनल, ठीक है, ऑफर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। जैसे ही आप रेलवे टिकट परचेस करते हैं भाई साहब, उनका कहना है कि आपने रेलवे टिकट के बैक साइड पर लिखी हुई सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए ही टिकट खरीदा और अपनी एक्सेप्टेंस दी है। इसका मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑटोमेटिकली आप पर अप्लाई हो जाएगी, चाहे आपने असेंट दी हो या नहीं दी हो, क्योंकि वो ऑफर के साथ ही अटैच्ड कंडीशंस थी। और इसके ऊपर इन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल और केस लॉ है जहां पर ये माना गया है कि अगर एक बार आपने ऑफर के साथ ही कंडीशन लिख दी और सामने वाले ने एक्सेप्टेंस को स्टार्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, तो ये माना जाएगा इम्प्लाइडली कि आपने ऑफर कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करा है। ठीक है, तो ये एक साइटेशन कोड कर देना। एयरलाइंस का था, रेलवे टिकट्स का था कि भाई आप जैसे ये टिकट्स परचेस कर लेते हो वैसे ही माना जाता है कि टिकट्स के साथ ही आपने ये चीज़ें परचेस की है, राइट। अब standard form of contract, it is well established that the standard form of contract may be enforced in another who is subjectively unaware of the contract of the document, provided the party wanting to enforce the contract has given the notice which is in the circumstances case it is sufficiently reasonable, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document so printed and delivered to him in such case state that he does not give reasonable notice on its face that it contains certain special conditions. In this connection, let us consider the converse situation. A transport carrier accepted the goods from transport without any condition. Subject he issued the circular to the owner of the goods limiting his liability for the goods. In such case, since the special condition were not communicated prior to the date of contract for transport, they were not binding on the owners of the goods। देखो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसको इसने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप प्री कंडीशन लगाते हैं तो उस प्री कंडीशन या उस स्पेशल कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट के डेट के पहले ही कम्युनिकेट कर दो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, जैसे रेलवे टिकट खरीदते समय तो हमें पता है कि भाई पीछे कंडीशंस पढ़नी है,
लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल टाइप के स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस या प्रायर कंडीशंस लगा रहे हैं तो प्लीज़ ये बता दो कि भाई हम ऑफर तो दे रहे हैं पर इन कंडीशन के साथ। या फिर आपने कभी देखा होगा कि कुछ ऑफर के साथ नीचे से स्टार लगा रहता है और लिखा रहता है TNC अप्लाई। अगर ऐसा लिखा है तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसको पढ़ना है। वो तो ये मान के चलेगा कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही से पढ़ा है, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको प्रायर बताना पड़ेगा, अदरवाइज ऑफर ही उसको एक्सेप्ट करते समय उन कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटी सी जानकारी थी जिसमें आप ये 6 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक अगला टॉपिक इसका शुरू करेंगे जो कि अगेन एक 6 मार्क के वेटेज के साथ एग्जाम में एक बार पूछ चुके हैं। कैसे पूछे वो हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू। हम इस चीज़ को यहीं पर क्लोज